सपा की चूक कहाँ पे रह गई। कांग्रेस जिस तरह से इस बार ताल ठोक रही थी, तमाम जगहों पे उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। तो 5 राज्यों के नतीजों को समझने के लिए जो हमारे साथ में आज पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ में उचित शर्मा जी मौजूद है, समीक्षक के तौर पे। प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से, अशोक बजाज जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं उचित शर्मा जी के पास से चलना चाहूंगा। उचित जी, देखिए, सभी कोई आज चर्चा ये कर रहा है कि यूपी में जो जीत हुई, बीजेपी की बड़ी जीत, ठीक है, पिछली बार की तरह उतनी सीटें नहीं आ पाई, लेकिन पंजाब एक ऐसा अध्याय है जिसमें चर्चा होनी चाहिए। और पंजाब को लेकर जिस तरह से आपने वहां पे जो परफॉर्मेंस किया है, निश्चित तौर पर उसको लेकर आने वाले समय में समीक्षा तो होगी, क्योंकि आप आपसे भी जुड़े रहे, आपके कार्यशैली को भी आप समझते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तीसरे मोर्चे के तौर पे आप एक पार्टी के तौर पे उभर सकती है? जी बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में तीसरे मोर्चे के रूप में आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 8-9 सालों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जितने भी चुनाव जीते, तीनों चुनाव दिल्ली के, उसके फिर पंजाब के जिसका तो मुख्य विपक्षी दल पे उन्होंने बना, फिर 22 सीट से लेके अभी 92-93 सीट तक जो पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पे एक अलग राजनीति को अलग मोड़ में ले जाना चाहते हैं और बहुत सफल भी हो रहे हैं। जिस तरीके से वो जो बिना मतलब उसमें किसी जाति धर्म केवल विकास की बातें करके अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंच पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको आने वाले समय में आज देखिए एक प्लस पॉइंट आज ये भी रहा कि जिस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मैं आपको कहूंगा गांधी जी आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने जो 92-93 सीट जो जीती है वो बात अलग है, वो तो दिख रहा है हमको। आज 20 दिन बाद फिर राज्यसभा के चुनाव है, तो उनको 20 दिन बाद 5 सांसद राज्यसभा के मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि ये एक किस्मत फैक्टर, लक फैक्टर भी उनका जो देख रहा हूं मैं। तो 5 सांसद भी राज्यसभा में जाना अपने आप में इस लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा साइन। और इस तरीके की जो पार्टी जिस तरीके की वो राजनीति कर रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आएगी और एक विपक्ष तीसरा मोर्चा को अरविंद केजरीवाल लीड कर सकते हैं। हालांकि ये बात को बहुत जल्दबाजी होगी भी कहना, क्योंकि जैसे ही कोई चुनाव जीतता है, अब ये कहते हैं कि विपक्ष का मुख्य भूमिका में निभाई जा सकती है। जब बंगाल के चुनाव हुए थे तो हमने यही चेहरा, यही उम्मीद, यही अपेक्षाएं हमने ममता बनर्जी से भी से की थी, वही आज अरविंद केजरीवाल से कर रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे इन लोग आने वाले समय में कुछ तो राजनीति में जो है बदलाव लाएंगे और तीसरे मोर्चे के रूप में बदलाव लाएंगे तीसरे मोर्चे के तौर पे। ठीक है, पार्टी की आने वाले समय में एक जो लोगों की उम्मीद है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से प्रकाश पुंज पांडे जी, क्या भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही, जो नतीजे दिख रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए गांधी जी, बहुत ही विशिष्ट चर्चा है ये, और ये व्यापक विषय भी है। जी जी। भाजपा अपने एजेंडे में 100% सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि भाजपा ने एजेंडा सेट किया हुआ है। भाजपा जो अपने उनकी जो वोटर्स हैं, वो वोटर्स तक जो संदेश देना है वो स्पष्ट रूप से दे रही है। भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक हिंदू बहुल देश में भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, उसमें कोई गुरेज भी नहीं है। और वो जो स्टैंड लेके चल रही है, यहाँ वो विकास का स्टैंड लेके नहीं चल रही है, वो जो स्टैंड ले रही है हिंदुत्व का, अयोध्या का, मथुरा का, जो एक धर्म का जो स्टैंड ली है, उसमें वो कारगर साबित हुई है। प्रकाश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या जात पात अब किनारे हो गए हैं, धर्म पे राजनीति हो रही है देश में? क्या ये एक नया अध्याय है भारतीय राजनीति में? नहीं, अध्याय नया नहीं है, अध्याय नया नहीं है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है। देखिए, ये कलयुग है, काल का युग है, जो काल के साथ चलेगा उसको सफलता यकीनन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कर्म योग। लोग भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत है, जो काम करने का जो तरीका है, वो उनका संगठन बहुत मजबूत है। और कोई भी चुनाव संगठन के बल पे जीते जाते हैं, ना कि एसी केबिन में बैठ के। और जिस प्रकार से संगठन के रूप में भाजपा मेहनत करती है, वो ग्राउंड पे दिखता है। उनके साथ साथ जो उनकी बैकएंड टीम है संघ के रूप में, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करती है। तो एजेंडा कुछ भी हो, और एजेंडा तो देखिए, धर्म, आज हर व्यक्ति धार्मिक है, कोई भी धर्म से जुड़ा हो, वो धर्म की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक दल अगर
जनता के दिमाग में अपनी छवि को स्पष्ट कर पाए, उसके कारण ही उसको रिजल्ट मिलता है। ये बात बहुत अच्छी आपने कही कि छवि को स्पष्ट कर पाए। अमित श्रीवास्तव जी, शायद वो छवि को स्पष्ट नहीं कर पाए आप, कांग्रेस जिस छवि को स्पष्ट करना चाह रही थी जनता के बीच में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो परिणाम आया है, निश्चित तौर पे हम कांग्रेसियों के लिए तो निराशाजनक है, लेकिन कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है और जनता का जो आदेश है वो सबको सर्वोपरि है। और आपने कहा नैरेटिव हमने सेट नहीं किया, तो निश्चित तौर पे वो पूरी बातें जो जनता के हित की थी, जो जनता के मुद्दे थे, फिर चाहे उसमें महंगाई हो, रोजगार हो और देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, सारों पे हमने चर्चा भी की। लेकिन एक अहम बात जो अभी आपने भी उचित भाई ने भी कही और पांडे जी ने भी कही कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हर व्यक्ति का एक धर्म होता है और धर्म मुझे लगता है कि सर्वोपरि होता है, और जिस प्रकार की राजनीति, ये कलयुग जिस प्रकार उन्होंने कहा कि धर्म से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि है साहब, और उसके ऊपर इंसानियत। देखिए, ये जब बातें आप और हम जब करते हैं, जो सेंटिमेंटल लोग हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बीजेपी कोई नैरेटिव सेट करती है, तो आप देखिए जिस प्रकार से आप क्यों नहीं सेट कर पाए अमित जी, नैरेटिव आप क्यों नहीं सेट कर पाए? गांधी जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, लास्ट चुनाव का मैं जिक्र करना चाहूंगा। मणिपुर में हम 3 सीट से दूर थे और बीजेपी जो थी वो 21 सीट जीती थी और हम वहां पर 28 सीट जीते थे। सरकार किसने बनाया जोड़ तोड़ करके? बीजेपी ने। बीजेपी सिर्फ अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और लगातार आप देखिए जिस प्रकार से दबाव बना के सरकार। देखिए, हमने ईडी सीबीआई पे चर्चा की है, उस पर फिर अलग से चर्चा कर लेंगे। आज चुनावी नतीजों पर चर्चा करेंगे। मैं अशोक बजाज जी के पास चलना चाहूंगा। अशोक बजाज जी, क्या ये भाजपा की दलित राजनीति का नया अध्याय है, जो यूपी में जो एक मायावती का जो वोट था जो आपके तरफ शिफ्ट हुआ? देखिए गांधी जी, आज देश की जनता एकात्म हो गई है जी। देश को एक मजबूत, समृद्ध राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। उनको लगता है कि पूरी दुनिया में आज मोदी जी के कारण भारत का डंका बज रहा है, भारत के नाम का डंका बज रहा है। वो चाहती है कि देश सशक्त हो। आज देख लीजिए तिरंगे की आन बान शान कितनी बढ़ी। यूक्रेन में पाकिस्तान के छात्रों ने हमारा तिरंगा लेकर अपनी जान बचाई। तो इस प्रकार से आज भारत अगर सशक्त हो रहा है, भारत मजबूत हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भारत को स्वीकार कर रहे ताकतवर देश का एपिसोड तो बहुत बाद में आया। देश की जनता इसी साथ चलना चाहती है। ये 21वीं सदी के जो मतदाताओं ने आज जनादेश दिया है, आज जो प्रकट हुआ है, ये 21वीं सदी के मतदाताओं का जनादेश है। और 21वीं सदी का भारत कैसा हो, हमारा भारत का नव निर्माण कैसे हो, वो केवल मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। ये जनता मानती है। और बाकी लोग जो खोखले वादे करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कितना प्रोपेगेंडा नहीं किया, और छत्तीसगढ़ के कितने लोग वहां कई महीनों से काम कर रहे थे और भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस केवल 2 सीट में सिमट गई। आप सोच लीजिए कि मतदाता जो है एकात्म मानववाद पर चल रहा है, और एकात्म मानववाद कहता है कि देश की भावना एक है कि देश मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, परिवारवाद नहीं। अब केवल राष्ट्रवाद चलेगा, अब केवल विकासवाद। परिवारवाद में तो मुझे लगता है कि लंबी बहस हो सकती है और उस बहस में बहुत सारी बातें आ सकती है, लेकिन जो ये वक्त का जो बदलाव यहाँ पे देखने को मिला, मुझे लगता है कि उचित शर्मा जी, जो मॉडल की बहुत चर्चा रही इस चुनाव में, लेकिन मॉडल ऑफ गवर्नेंस वो दिख रहा है। जैसे आप देखिए कि दिल्ली का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो पंजाब में उसको लोगों ने आंखों पर बैठाया, और यही चलेगा मुझे लगता है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वहां पे जाके केवल उन्होंने अपना मैनिफेस्टो नहीं रखा, उन्होंने बताया कि कैसे वो पैसे अरेंज करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, किस तरीके से वो शिक्षा पे। दिल्ली में तो काम दिख रहा है ना उनका, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, गाय बगाए तो चर्चा होती रहती है। नहीं, उन्होंने जो रखा वो एक मॉडल प्रस्तुत किया दिल्ली पे। उन्होंने जो पंजाब जाके जो बोला कि वो जो शिक्षा पे बात की, चिकित्सा पे बात की, सामाजिक सुरक्षा पे बात की,
ड्रग्स पेडलिंग को लेके जो बात की, कैसे राजस्व बढ़ाएंगे और जितनी भी चीजें वो पूरी कर रहे हैं, उसका स्पष्ट रूप से उन्होंने जो ब्लूप्रिंट दिया और बड़ी साफगोई से उन्होंने बात करी कि हम किसी तरह के आप मुगालते बना रहे हैं, ये केवल कोरे वायदे नहीं है। तो वो अपना मैसेज देने में मुझे लगता है कि बहुत हद तक सफल रहे। और चूंकि पंजाब जो है वो बहुत दिल्ली से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो जो पंजाब के लोग हैं, जो सिख के लोग हैं, उन्होंने दिल्ली के मॉडल को करीब से देखा है। इसका एडवांटेज हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पे पंजाब में मुझे लगता है कि जिस तरह से एक नैरेटिव सेट हो गया था, उड़ता पंजाब, नशे की लत में से घिरा पंजाब, और उस पंजाब को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो मिली है अरविंद केजरीवाल को। जी, वो भी एक एडवांटेज है। तरीके से सिद्धू के लगातार बयान आ रहे थे, जिस तरीके से आतंकवाद से भी जोड़ दिया गया था, आतंकवाद से भी जोड़ा गया था, उसको भी लोगों ने खारिज कर दिया। हाँ, वो जोड़ा गया था। और लास्ट मूवमेंट पे जो कुमार विश्वास के जो साधना में लाइव हूं मैं, जी जी, जिस तरीके से 4 महीने के लिए नए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह को नाराज होकर चले गए। इन सब का एडवांटेज बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस ने जिस तरह से सीएम बदला, ठीक, उत्तराखंड में भी सीएम बदला गया, लेकिन वहां पे बीजेपी को वेटेज मिल गया, लेकिन पंजाब में जो सीएम का बदलाव हुआ, शायद लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी एक वजह हो सकती है, ये एक कारण हो सकता है। देखिए, दूसरी चीज की शुरू से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो वर्किंग सैलरी आप अगर देखेंगे राजीव, तो आम आदमी पार्टी लगभग 1 साल, 1.25 साल और 1.5 साल से वहां पे अपने लोग को डिक्लेयर कर देती है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये हमारे सीएम रहेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो रहेगा, हम इस पे काम करेंगे, और इसको हम पैसों का अरेंजमेंट भी कहां से करेंगे वो उसका तक भी वो ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब चीजें जितने भी उतार चढ़ाव हुए, उनका दिल्ली मॉडल हुआ, शिक्षा पे बात हुई, तमाम चीजें हुई, और जिस तरीके के वो दिल्ली में वो काम कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी चीजें, वो पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजी है, एक जो मॉडल है, वो उन्होंने पंजाब में उतारा है। और पंजाब चूंकि दिल्ली से बहुत करीब है, तो वो 100% अपने मैसेज देने में वहां सफल रहे। जी जी, और मुझे लगा शहर और गांव में किस तरह का मैसेज देना है उसको भी उसका एक नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन एक समय था जी 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 जी, कुछ कह रहे हैं जी। किसान आंदोलन का भी आप नकार नहीं सकते, इसको मैं भूल रहा था। किसान आंदोलन में जो पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, पंजाब के लोग जिसमें शहादत हुई है, 750 लोग में मैक्सिमम लोग पंजाब से वहां पे शहीद हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। तो पंजाब के लोग भी काफी इन्वॉल्व थे। तो वो एक जो उसका दुष्परिणाम कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा है कि वो जो मैसेज, आप भी कहाँ खुल के सामने थी किसान आंदोलन में, आपका भी उस तरह से सपोर्ट नहीं दिख रहा था जिस तरह से किसान आंदोलन में लगातार जो बातें हो रही थी। मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन एक हिंदी बेल्ट में एक बात हो गई थी कि मोदी जी के सुनामी में क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक तशस्तित्व है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन हमने देखा कि ठीक है, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी, अभी आपका जिस तरह से अभ्युदय हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां जो काम कर रही है प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अब उस पर चर्चा होने लगी है। लोग उसको अब जो काम करेगा, गुड ऑफ गवर्नेंस की जो बात हो रही है, यकीनन देखिए, काम अब इस युग में इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं रहे। इस समय सामयिक चुनाव हो गए हैं कि जनता के दिमाग में अगर आप अपनी बातों को फिट करने की में सक्सेस हो गए, जैसे अभी उचित जी ने कहा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने ब्लूप्रिंट 1-1.5 साल पहले से तैयार कर दिया था, उन्होंने चेहरा घोषित कर दिया था क्या करेंगे। ये नहीं क्या था, आप ये कहना चाह रहे कांग्रेस शायद करती है? कांग्रेस देखिए गांधी जी, कांग्रेस की हार का कांग्रेस खुद ही कारण होती है। कांग्रेस में तो इतनी गुटबाजी हो जाती है कि बीजेपी से आया हुआ एक व्यक्ति को आप उन्हीं के कार्यकर्ताओं को ऊपर बैठा के प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, और जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू शब्द का यूज किया था पहली बार, उसको आप खुद ही प्रदेश अध्यक्ष बना लेंगे, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? इसके साथ बहुत सारी चीजें कही जाती है प्रकाश जी, ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती है इस तरह की। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिस चुनावी नतीजे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी अहम बातें, लेकिन एक बात है कि कांग्रेस ने संगठनात्मक जो है कसावट लाई है, क्योंकि पिछली बार वो सपा के साथ थे, इस बार उन्होंने सभी जगह उनका कैडर ही खत्म हो चुका था। तो आपको एक लगता नहीं कि कांग्रेस ठीक है जीत नहीं हुई, लेकिन संगठन के तौर पे तो मजबूती हुई होगी प्रकाश जी? देखिए, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, वही जो उचित जी की बात मैं कंटिन्यू कर रहा था।
कि ये काम उन्हें 2 साल 3 साल पहले से शुरुआत कर देनी थी, तो आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, संगठन में तो 100% जान आती है। जिस प्रकार से रैलियों में भीड़ थी, कार्यकर्ता उत्साहित थे, लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है। आपको अपने प्रत्याशी का चुनाव करने के लिए भरपूर मौका मिलता, आपको वहां की वस्तुस्थिति को समझने का मौका मिलता, लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता। अगर आप 3 महीने 4 महीने पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो वो समय नहीं मिल पाता है। और जिस प्रकार से देखिए, उत्तर प्रदेश गांव में बसता है, मैक्सिमम आबादी गांव में बसती है, और वहां पे आपने अर्बन सेक्टर का जैसे लड़की हूं लड़ सकती हूं टाइप के जो फॉर्मूले लाए, ये चीजें अगर आप 2 साल पहले 3 साल पहले से लोगों के दिमाग लेकिन में आपको मालूम है यूपी में फैसले आज भी पुरुष प्रधान व्यक्ति लेता है, मुखिया जो है वहां पे पुरुष से जो फैसला कर लेता है, वोट दिए जाते हैं। मैं आऊंगा अमित जी, संगठन तो आपका मजबूत हुआ होगा, मुझे लगता है 2024 की तैयारी कर रहे थे आप। भले ठीक है, इस बार यूपी में आप उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। गांधी जी, बहुत देर से मैं उचित भाई की बात सुन रहा था, प्रकाश भाई की बात सुन रहा था। मैं सबसे पहले तो उन समस्त भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्हें प्रचंड बहुमत से जनता ने जिताया है, जिनके ऊपर विश्वास किया है। एक और अहम बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा, निश्चित तौर पे संगठन हमारा यूपी में बहुत मजबूत हुआ, और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि हम वहां पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, निश्चित तौर पे आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहता था, अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब की गुटबाजी की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें तेरा मेरा छोड़ के हम पे विश्वास करना चाहिए। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, बहुत से स्टेट, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे दीगर प्रदेशों की बात करें, अगर हम तेरा मेरा नहीं छोड़ेंगे और दूसरों को मौका देंगे तो परिस्थिति बार बार इसी टाइप की आएगी। ये मेरा पर्सनल विचार है। तो संगठन हमारा बहुत मजबूत है, पार्टी का गौरवपूर्ण इतिहास है, एक से एक नेता है, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं हमारी पार्टी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें चिंतन और मनन भी करना पड़ेगा और समीक्षा भी करनी पड़ेगी। और आपने ठीक कहा कि संगठन हमारा बहुत यूपी में मजबूत हुआ है। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में आप देखिए कि जिस प्रकार से जो अंदरूनी लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मेरा विचार है कि जो अंदरूनी वहां पर हुआ, वो अगर नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति पार्टी के अंदर के लोग ही खुल के बात कर रहे थे, पब्लिक फोरम में वो बातें आ रही थी, सभी ने देखा भी है। मैं अशोक बजाज जी के पास चला जाऊंगा। अशोक बजाज जी, इन चुनावी नतीजों के बीच में ठीक पहले जिस तरह से राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, क्या इस वजह से बीजेपी जीती? नहीं, वहां जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है, मैं भी 10 दिन तक था उस इलाकों में जी। एक तो एंटी गुंडा राज का माहौल था। लोग सोचते थे कि योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर समस्या जो है बनी है, दूर हुई है, और यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है। अगर भाजपा नहीं जीती तो जो गुंडे आज जेल में है वो फिर बाहर आएंगे और पहले से ज्यादा डबल उत्पात करेंगे। ये लोगों में भय था। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका संरक्षण इस प्रकार के तत्वों को रहता है, ये लोग मानते थे। दूसरी बात जो वहां हमारी जीत का कारण है कि विकास के काम हुए हैं। फ्री में जो निःशुल्क चावल दिया गया कोरोना काल में गरीबों को। लेकिन साहब, वो बुलडोजर वाले बाबा, ये नैरेटिव काफी सेट हो गया है। वो तमाम विकास कार्य हुए, लेकिन बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर माफिया राज, बिल्कुल बुलडोजर चला है, माफिया राज को उन्होंने समाप्त किया। एक उत्तर प्रदेश की जो छवि पूरे देश और दुनिया में थी, उस छवि को उन्होंने निखारा है। आज अगर हम कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश नहीं है, बसपा को रखा जाता कि बसपा के वोटों ने ज्यादा भरपाई कर दी। नहीं, देखिए, ये बसपा का अब अंदरूनी मामला था कि उन्होंने क्यों ऐसे किया, क्या किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने पूरा विश्वास किया। ये जो जनादेश है, मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि मजबूत भारत के लिए जनादेश है। और आने वाले समय में ये 2023 में छत्तीसगढ़ में भी यही दोहराया जाएगा। ये भी मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर भय और आतंक का वातावरण निर्मित हो रहा है, अंदर ही अंदर जनता बहुत हताश, निराश और परेशान है। और जनता तो बोलती ही नहीं है, मौके का इंतजार करती है। जहां तक पंजाब का सवाल है, हमारे मित्रों ने जो विचार रखते हैं, वास्तव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का
से लोग नाराज थे, किसान आंदोलन हो चाहे किसी कारण से नाराज थे। इस नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं मिला। कांग्रेस के हाईकमान ने ही वहां पर परेशानी मोल ले ली। अमरिंदर सिंह पिछले 5 साल पहले इतने झंझावात को झेलते हुए भी अपनी कंफर्म मेजॉरिटी लेकर आए थे। ऐसे लोग को आपने हटाया, ऐसे व्यक्ति को हटा के आप उत्तराखंड में भी तो कई सीएम बदले आपने। नहीं, हमारा जो बदलाव है सकारात्मक था, लेकिन इनका कौन सा कारण बनता था कि अमरिंदर सिंह जैसे शख्सियत को हटा के आप सिद्धू को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आपको बता दूं, तो किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। सिद्धू नहीं, प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन लोग सिद्धू के कहने पर ही तो सारा प्लानिंग हुआ ना उसको हटाने का। और क्या कारण हो सकता था? तो चूंकि वहां पर कांग्रेस का रिजल्ट में आपके रूप में कह रहे हैं, उसका तो नतीजा दिख रहा है ना आज के रिजल्ट में। मैं आऊंगा उचित जी के पास में। उचित जी, वक्त का बदलाव देखिए कि एक समय नवजोत सिंह सिद्धू लाफ्टर चैलेंज शो के जज थे और भगवंत मान प्रतिभागी, और आज जो मान है पंजाब की राजनीति के जज हैं और सिद्धू प्रतिभागी तक नहीं है। किस तरह एक बदलाव दिख रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे राजनीति में इस तरीके की उठापटक होते रहती है। और आज जो कभी कभी जो गुरु गुड़ और चेला चीनी भी हो जाते हैं, इस तरीके के बदलाव तो आते रहते हैं कि राजनीति में इस तरीके की चीजें उठापटक चलते रहती है। उसमें ज्यादा तो नहीं। सिद्धू ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, शायद उसमें वो सफल नहीं हो पाए। कि देखिए, सिद्धू जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो एक थोड़ा सा वो डिक्टेटरशिप की तरफ वो लेके जाते हैं। वो डिक्टेटरशिप की तरीके से पार्टी को एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरीके से मूव कराना चाहते हैं। वो हाई कमान को भी अपने नजरिए और अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। वो किसी के फ्रेम में काम करना उनके लिए बड़ा पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेगोशिएशन के साथ हो, चाहे वो जब वो कांग्रेस पे हो तब की बात हो, जब वो भारतीय जनता पार्टी में हो तब की बात हो। तो वो किसी फ्रेम में फिट, मुझे नहीं लगता कि वो फ्रेम में किसी में फिट हो पाते हैं। वो अपना कौन सी चीजों पे जोर दे रहे हैं या किस तरीके से पार्टी को ले आना चाहते हैं, किस तरीके से वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं, आज तक समझ से परे रहा है राजनीति में। तो कांग्रेस किस तरीके से उनसे टेकल की है, कांग्रेस से किस तरीके से उनकी कंप्रोमाइज हुई है, कांग्रेस में क्या वादे उनको किए गए हैं, ये सब तो आगे धीरे धीरे परत खुलेगी। लेकिन सिद्धू को लेके जो बजाज जी कह रहे हैं कि जो चीजें चेंजेस हुआ है सिद्धू को लेके, अमरिंदर को लेके, किसान आंदोलन को लेके, उससे काफी फर्क तो पंजाब की राजनीति पड़ा है कि जो व्यक्ति अब देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। उचित जी, अब देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे मनोबल ऊपर है, मोदी ब्रांड जो है उस पर और 4 चांद लगे हैं निश्चित तौर। मतलब आप कह रहे हैं मोदी मैजिक चल गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए, चारों स्टेट में जिसकी सरकार आए, 4 स्टेट में वो सफल हुए हैं, तो निश्चित तौर पे मोदी ब्रांड की तो वैल्यू बढ़ेगी ही। कोई इसमें दो बात नहीं है, कोई ऐसी लाग लपेट वाली बात नहीं है। एक्सपर्ट व्यू जो आया है कि मोदी ने लगभग 19 जनसभाएं की, करीब 192 सीट को कवर किया और इनमें ज्यादातर में बीजेपी आगे चल रही है, ये जो आकलन आया है। देखिए, बीजेपी का आप अगर वोट रेशियो देखिए तो बीजेपी लगभग अपने सीटों में भले कमी आई हो, उनकी सीटों में 40, 50, 60 सीट उनकी भले कमी आई हो, वोट परसेंटेज आप देखिए एक्यूरेट वो लास्ट टाइम के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर है। आप अगर इस पर सफल खिलाड़ी अगर किसी को मानते हैं तो जिस तरीके से 15% के लगभग वोट पे इंक्रीज किए हैं जो समाजवादी पार्टी ने, साइकिल ने और अखिलेश ने, एक तरफ पूरे हिंदुस्तान की कायनात, सरकार की कायनात, पूरे मंत्री, पूरे मुख्यमंत्री, पूरे प्रधानमंत्री अमित शाह, सब के सब उत्तर प्रदेश में लगे। उनसे लड़ने वाला अगर कोई लड़ रहा था तो अखिलेश यादव है। और जिस तरीके से उनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं तो निश्चित तौर पे पूरे का पूरा श्रेय तो आप योगी और मोदी को नहीं दे सकते। निश्चित तौर पे कि इन्होंने कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी है और वहां पे जो वोट इंक्रीज हुआ है समाजवादी पार्टी का, जो लगभग आप 130 से 150 के आसपास है, तो आप उनको जो उनके इंक्रीज को, उनके इंक्रीमेंट को, उनके वोट परसेंटेज से जो बड़े हैं उसको भी आप नकार नहीं सकते गांधी जी। निश्चित तौर पे ये जो फर्क पड़ा है वो
कुछ गलत नीतियों की वजह से एक जो जिस कैंपेन को समाजवादी पार्टी ने चलाया है, जो अकेले वो फाइटर के रूप में जो उभर के आए हैं अखिलेश यादव, तो निश्चित तौर पे लेकिन उनके सीट का इजाफा हुआ है। भीड़ जो थी ठीक है, वोट बैंक में उस तरह से नहीं बदल पाई, भीड़ दिख रही थी अखिलेश की सभा में, और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अखिलेश से एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर उभर के सामने आएंगे। एक चीज और, जिस चीज को भीड़ को आप कभी भी वोट का हिस्सा नहीं मान सकते। भीड़ जिस तरीके से अखिलेश यादव की सभा में जुड़ रही थी, भीड़ जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सभा में जुड़ रही थी, तो आप तो अगर प्रियंका गांधी की भीड़ को आप देख लेते तो आप तो ये कहते थे कि आज 100 सीट के आसपास के नीचे नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी की। जिस जगह उन्होंने सभाएं ली, जिस तरीके से उन्होंने, आप गहरी पकड़ रखते हैं राजनीति में, आपको भी मालूम है कि भीड़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है, पूरा मैनेजमेंट का खेल है साहब। यही तो आप भीड़ को राजनीति में सफलता का एक पैमाना नहीं माना जा सकता। जी, आऊंगा मैं अमित जी। प्रकाश पांडे जी, एक चीज और जिसको नकारा नहीं जा सकता, बसपा का अघोषित 7, बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार के ही जाति के थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल, 15 यादव बहुल सीटें थी, और ये ऐसी सीटें थी जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावनाएं भी थी। ये भी एक बात आ रही है निकल के। आपके कुछ नेताओं से बातचीत हुई होगी यूपी में? बिल्कुल, मेरी लगातार बातचीत हो रही थी पिछले 2 महीनों से, और इसमें सिर्फ बसपा के साथ ही नहीं, इसमें बहुत सी बातें छन के आई कि जिस प्रकार से बसपा का अघोषित और एक साइलेंट वे से समर्थन था, वोट शिफ्टिंग की जो बातें थी टुवर्ड्स भाजपा, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग तो लड़ रही थी, लेकिन कई जगहों से जो मुझे खबरें आई हैं कि कांग्रेस के वोट भी सपा को शिफ्ट हुए हैं। तो ये जो रणनीति है ना, ये रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो और बसपा की जो आपने बात किया, उसमें यकीनन कुछ दो राय नहीं है। ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें, और कई जो मेरे सूत्र हैं, उस सूत्रों के हिसाब से भी मालूम चला है कि भाजपा को बैकएंड समर्थन देने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है और साइलेंटली अपने वोट को शिफ्ट किया है। उसमें फायदा ये हुआ है कि तो दलित वोट है, तो दलित वोट भाजपा में शिफ्ट हो गए, और वो एडवांटेज कई जगहों पे भाजपा को मिला है। जी। अमित श्रीवास्तव जी, कुछ आप ऐड कर रहे थे? मुझे लगा कि आपको जाना भी है, क्योंकि हमने इस डिबेट का टाइम थोड़ा बढ़ाया है, तो आप पहले ही साफ कर दें कि क्या आपको किसी अन्य डिबेट में भी जाना है? जी, मेरे को दूसरे चैनल में भी डिबेट करनी है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर दूं 1 मिनट में। देखिए, जीत होती है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आप और अहम बात है कि प्रधानमंत्री जी 22 दिनों का उन्होंने प्रचार किया, 6 वर्चुअल रैली की, 24 बड़ी रैलियां की, और एक रोड शो जो उन्होंने किया। उसके बाद पूरा सरकार उनकी यूपी में लगी थी, लेकिन उसके बाद अगर 56 सीट कम होती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आज ये मैटर मैं नहीं उठाना चाहता था, जीत का मामला है, अशोक भैया को बधाई, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एसडीएम को अगर कार्रवाई करना पड़े और खुलेआम अगर ईवीएम पकड़ाए, तो उस पर भी मुझे लगा कि इस डिबेट में ईवीएम आया नहीं, इस डिबेट में ईवीएम का मसला आया नहीं, आपने उठा ही दिया अशोक बजाज जी। ठीक है, ईवीएम की कोई बात नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। जिस प्रकार ये वहां पर ईवीएम लेके घूम रहे थे वाराणसी के सड़कों पे, और लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया है, इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान भी लेना चाहिए। ये पिछली बार का जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। भाई साहब, अमित जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप ये बताइए कि पिछली बार 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस समय तो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय कहाँ से ईवीएम वाला मामला आ गया था? तो ये भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब में भी ईवीएम का हो सकता था। पंजाब में बहुत गहन चिंतन में है उचित जी। कुछ एक बात कहना चाहता था गांधी जी, जी माननीय पांडे जी जो बोल रहे थे, प्रकाश जी, कि बहुजन समाज पार्टी का वोट अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि पूरे देश में एक प्रकार से एक शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का बीएसपी का और शिफ्ट होना एक प्रकार से, अब देखिए कि अन्य दलों का पूरी तरह से अब सफाया हो जाएगा कांग्रेस का, ऐसा हमें लगता है। अच्छा है क्या अशोक बजाज जी? सफाया जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं,
क्या लोकतंत्र नहीं, अच्छा है? सफाया का मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं लोग। वहां जाके किस ढंग से प्रोपेगेंडा किए हैं योगी सरकार के खिलाफ। यहाँ के अखबारों में देख लीजिए, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, आप जो बात देश को करें कि बांटने दलित वाले राजनीति लोग का हैं, नया देश देश शुरू को हुआ है, बेचने वाले लोग हैं। क्या क्या इन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया, गांधी लेकिन जी, जनता कांग्रेस ने मुक्त नकार भारत की दिया। बात करने वाले, मैं आंसर देना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले, इनको तो वैसे भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और एक चीज कह दूं कि जिस प्रकार इन्होंने वक्तव्य, मेरे बड़े भाई अशोक भैया, लेकिन पत्थर को पीस के कभी मैदा नहीं हुआ, और जो कांग्रेस को खत्म कर दे वो अभी पैदा नहीं हुआ। देखिए, सबसे जड़ें हमारी मजबूत, कांग्रेस को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये राजनीति में 2004 का याद करिए, इंडिया साइनिंग कैसे पीटा था। तो समय सबका आता है अशोक भैया, आज आपका आपको बधाई, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। कांग्रेस की जड़ें मजबूत है साहब। आज भी साउथ में आपके कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको हर जिले में, हर गांव में मिलेंगे। तो आप याद रखिए, आप 80 में आपकी पार्टी बनी और 2014 तक आपको सरकार लाने में समय लगा। जिस प्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी ने भी कहा, समय लगता है, हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। और देखिए, अप्स एंड डाउन राजनीति में चलते रहते हैं, ये कोई भी पट्टा पहन के नहीं आया कि लंबे समय तक रहेगा। लेकिन ठीक है, आज आप जीते हैं, आपका उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास ज्यादा है, आप बड़े भाई हैं, आपको पुनः मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मैं ना जीत में मस्त होने वाला आदमी हूं, ना हार में पस्त होने वाला आदमी हूं। हमारे लिए ये चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर बसपा का वोट, आपने कहा कि बसपा का वोट भाजपा में शिफ्ट हुआ है, तो एक प्रकार से बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन का ये संकेत दे रहा है। ये कह रहा हूं मैं, कांग्रेस मुक्त की बात मैं नहीं कह रहा हूं भाई, आपने उसका अर्थ ये लगा लिया तो आप जाने, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में वो अन्य राज्यों में भी भाजपा मजबूत होगी। देखिए, पूरे रिजल्ट की चिंतन भी किया जाएगा, मनन भी किया जाएगा, समीक्षा भी किया जाएगा। लेकिन एक और विषय, इस चुनाव से बहुत सारे, कई सारे मुद्दे निकले हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, लखीमपुर में वो राज्य मंत्री का बेटा छूटता है और वहां पर आज भाजपा पूरी तरीके जीती है, सारी सीटें वहां पर भाजपा जीती है। तो क्या देश की जनता अब उस ओर भी ले जाना चाहती है कि आप देखिए, महंगाई को मुद्दा, भाजपा को महंगाई को उन्होंने किनारे कर दिया। इतनी महंगाई है, लोगों की जेबों में डाका डालने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से उस महंगाई को पूरा किनारे किया गया और ध्रुवीकरण किया गया, जहरीली बोली गई। लेकिन ठीक है, आज इनके प्रकाश जी, मैं आऊंगा। उचित जी, गहन चिंतन में आप थे थोड़ी देर पहले, काफी चिंतन मनन चल रहा था, अंतर्द्वंद भी रहा होगा। लेकिन जो मुद्दे की बात अमित श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, काफी मुद्दे चले, किसान, आवारा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन जो नतीजे परिलक्षित हो रहे हैं। देखिए, भाजपा जो है इस मामले में मैं अगर देखूं तो भाजपा जो है वो भाजपा के सामने, अगर चुनाव एक राजनीति है, विद्या है, विद्यालय है, तो भाजपा उसकी प्रोफेसर है, कुलपति है। ये बाकी पार्टियां उसके सामने जो है वो स्टूडेंट्स के रूप में देखते हैं, क्योंकि भाजपा जो अपनी तैयारी करती है वो भाजपा बड़ा स्मार्ट प्ले उनका काम है। देखिए कि पहले वो कोसते भी हैं, राजू मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, वो कोसते भी है, फिर कोस का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जाति बंदी भी करते हैं, फिर वो अगले पिछड़ों की राजनीति भी करते हैं, वो धर्म की गोलबंदी भी करते हैं। तो भाजपा अपने समय समय और वो भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जगह पे इन चीजों का वो इस्तेमाल करती है। वो अब एक नए नैरेटिव सेट करती है। अब उन्होंने जो नैरेटिव यूपी में सेट किया कि गुंडा राज, अब उन्होंने देखा कि जातिवाद भी ले लिया, उन्होंने धर्मवाद भी ले लिए, अगले पिछड़े भी ले लिए, फिर उन्होंने गुंडा, मतलब ये जब हम वो डराने के प्रयास, गुंडा राज था, गुंडा राज चल रहा था, गुंडा राज जो उन्होंने हम खत्म करने का वादा किया था, गुंडा राज को हमारे इस वादे में असफल हो जाएंगे या इसको हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए फिर उसी पे उन्होंने वोट मांगे और अपनी उसको एक उन्होंने प्लस पॉइंट बताया कि अगर हम चले, जो बिहार में था जिस गुंडा राज को वो बतलाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, यूपी में भी वही दिखला दिया। घोषणा पत्र पे बहुत ज्यादा बड़े स्मार्ट प्ले करके अपने प्रोडक्ट को एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। अब वो प्रोडक्ट धर्म रहे, अब प्रोडक्ट जाति रहे, वो प्रोडक्ट गुंडा राज रहे, वो मंदिर रहे, मस्जिद रहे, काशीनाथ मंदिर रहे, नवनिर्माण रहे, राम मंदिर रहे, लेकिन
जिसमें चर्चा चल रही थी वो बात अलग है कि 92 के बाद हिंदुस्तान के पूरे राजनीतिक चीजों में जो परिवर्तन आया, आप देखिए कि जिस तरीके से लाल किला मंदिर को लेके जिन्होंने मुहिम छेड़ी थी, राम मंदिर को लेके, तो वहां से हिंदुस्तान की राजनीति पलटी है, ये हमको मानना पड़ेगा। देखिए पहले तो हमारे जो 1952 के चुनाव के बाद जो 92 तक के चुनाव हुए वो केवल फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम के नाम पे, देश आजाद हो, राष्ट्रवाद हो, उसके नाम पे, लेकिन उसके बाद की जो राजनीति परिवर्तन हुआ है वो मंडल और कमंडल में परिवर्तित हुई है। उसके बाद जो कमंडल के साथ थे, जो मंडल के साथ थे, जो दलित एक क्रांति लाने की चेष्टा की गई थी जिसमें बीएसपी का बहुत बड़ा रोल रहा है, वो बीएसपी का अब वो दलित सेना का एक सेवानिवृत्ति का समय, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दलित सेना या दलितवाद जो खत्म हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि वो यूपी में अब वो दलित वाली चीजें या दलित क्रांति वाली चीजें, दलित की मशाल उठाने वाली चीजें, दलित के नाम पे होने वाली राजनीति वाली चीजें, वो थोड़ी सी खत्म होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है? देखिए वैसे भी तो इसका सही उपयोग कहाँ हो रहा था? क्या केवल राजनीति में ही इसका उपयोग है कि सही चीज कर रहा है? क्या दलित के नाम पे केवल वोट की राजनीति ही तो हो रही थी? आपने भी देखा है कि किस तरह से दलित से लोग मिलते हैं, साइड में हाथ धो लेते हैं, क्या इस तरह फुटेज भी आते हैं। राजनीतिक फायदों को आप उससे बेहतर जानते हैं राजू, साबुन से हाथ धो लिया जाता है। जी बिल्कुल, राजनीति में ये सब आपके तुनीर के बाण है, कब क्या चलाए जाते हैं, कब जातिवाद का, कब अगड़े पिछड़े का, कब धर्म का, कब हिंदू मुस्लिम का, तो कब दलित का, ये सब कार्ड खेले जाते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। विकास को लेके, उत्थान को लेके, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से लेके बात कहाँ की जाती है? हम दलित को एक, हमारे यहाँ दलित को, गरीब को, धर्म को एक वोट की कमोडिटी मानते हैं हम। हमारी राजनीतिक पार्टियां वो उनके लिए वोटिंग कमोडिटी है। उनके उत्थान से हकीकत में राजीव भी, प्रकाश भी, अशोक जी भी शायद इस चीज से एग्री हो। हम दलीय, जितने दल की राजनीति है, दलीय राजनीति से उठ के अगर बात करें तो किसने इन लोगों के बारे में सोचा है? इन्होंने केवल इस्तेमाल किया है राजनीति में, और इस बात को भले कोई बोले ना बोले, वो हम सब के सब सहमत है दबे मुंह से। जी जी प्रकाश जी, काफी समय से आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक लाइन के साथ मैं आना चाहूंगा कि खुद को मुस्लिम सरप्रस्त पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकाल पाई सपा, और भाजपा के हिंदुत्व का कार्ड भी वो नहीं खोज पाई। लिहाजा ठीक है, उनकी सीटें बढ़ी हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा, लेकिन सपा ने यहाँ पे फाइट तो किया। ठीक है, आज जनादेश दिख रहा है बीजेपी के साथ में, लेकिन सपा का भी एक जो कांग्रेस के साथ में जो उनका पिछले चुनाव में गठबंधन था, आज एक अपने खुद के दम पे उन्होंने फाइट तो किया एटलीस्ट। नहीं, यकीनन सपा का परफॉर्मेंस, जैसे उचित जी ने भी इसके पहले बताया कि सपा और खासकर एक यूथ का जो उसमें एक उन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की अखिलेश यादव के जरिए, और काफी यूथ पे उन्होंने दाव भी खेला, तो वो कार्ड तो चल रहा है। और यकीनन इस माहौल में, जबकि केंद्र में भाजपा है, राज्य में ऑलरेडी भाजपा थी, अब तो है, और उस माहौल में भी उन्होंने जिस प्रकार से 100+ सीटें लाई हैं, वो काबिल तारीफ है, नो डाउट विद दैट। बट अगेन वही बात है कि कांग्रेस अपना एजेंडा भूल गई है। कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आज कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कनेक्ट करना, जो बोलते हैं ना, जनता को कनेक्ट करना। आज कांग्रेस को अगर सदस्यता अभियान समय पे खेलना, समय पे शॉट भी खेलना। मुझे याद है कि प्रशांत किशोर ने 2017 में बोल दिया था कि आप प्रियंका गांधी को आगे कीजिए फ्रंट पे, शायद वो समय रहता तो आज बहुत। देखिए, कांग्रेस को अगर कोई प्रशांत किशोर आके समझाए तो ये कांग्रेस के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस तो मैनेजमेंट का खेल चल रहा है ना सब, मैनेजमेंट गुरु, चुनाव में भी मैनेजमेंट गुरु। मैनेजमेंट, कांग्रेस के पास मैनेजमेंट की कमी नहीं है, कांग्रेस के पास एकता की कमी है। हमारे प्रवक्ता महोदय ने इस बात को एडमिट किया कि जब तक मैं की जगह हम नहीं होगा। और देखिए, आंदोलन से निकली हुई पार्टी अपने अभी जमीनी हकीकत जाने कांग्रेस की किस तरह कैडर खत्म हो गया था यूपी में कैडर बचा था क्या? ठीक है, वो तो प्रियंका गांधी ने इस बार मेहनत की तो दिख भी रहा है ऊपर से नीचे कैडर। मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि जैसे उजित भाई ने बताया कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट में भाजपा माहिर है, लेकिन भाजपा कहाँ से शुरुआत हुई थी वो देखिए ना, 2 सीटें भी नहीं थी तब से शुरुआत हुई थी, और आज वो देश में कई बार इलेक्शन जीत चुकी है। तो आप समझिए ना कि वो काल के साथ बदली है, वही कलयुग है। कलयुग का डेफिनेशन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। एसी कैबिनेट में बैठते हैं और 4-5 फॉरेन से मंगाए हुए सलाहकारों के हिसाब से पार्टी चलती है। इससे पार्टी अपने मूल सिद्धांत भूल गई है।
जमीनी कार्यकर्ता जो आपके लिए वोट ले आएंगे उनसे पार्टी कनेक्टेड नहीं है, जो जनता है उनसे कनेक्टेड नहीं है। और मैं आपसे थोड़ा समय चाहूंगा, मुझे एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी से मेरी बात हुई थी, अब उनकी एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि कांग्रेस अपने आप को यह साबित नहीं कर पा रही है कि वो हिंदुओं के साथ है, मुसलमानों के साथ है, कि वो और किसी समुदाय के साथ है। मैं कहना क्या साबित करना पड़ेगा कि आप किसके साथ है? मेरी बात समझिए गांधी जी, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, देखिए कांग्रेस का नारा क्या था, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो वो कहा गया। ये जो जातीय समीकरण का कार्ड है वो तो कांग्रेस का देन है और उसके कारण ही अब उसी में कांग्रेस बच चुकी है। लेकिन यहीं पे बीजेपी जो अपना मैनेजमेंट का जो खेल खेल रही है, जो चुनावी रणनीति है, वो उनको किसी प्रशांत किशोर या किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वो जो संगठन डेवलप कर, देखिए संगठन ही जान है राजनीति की, राजनीतिक दल की, और संगठन पे जिसका कमांड रहेगा। आज आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, दिल्ली से निकल के और पंजाब में आज वो सरकार बनाने जा रही। कितना आपने अच्छा एग्जांपल दिखाया कि कॉमेडी शो में जब सिद्धू जज थे और भगवान मान वहां प्रत्याशी प्रतिभागी थे, और आज वो जज बन गए और वो तो प्रतिभागी भी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, लोगों का चुनाव, कार्यकर्ताओं पे विश्वास, एक सिंडिकेट, एक नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें अगर करेंगे, और कांग्रेस तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस तो देश की आत्मा में है, लेकिन कांग्रेस खुद अपने आत्मा को या अपनी तासीर को भूल चुकी है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी आंदोलन को भूल गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बात पे अमित जी? अमित जी आपकी इस बात पर कुछ प्रकाश डालना चाह रहे हैं? जी अमित जी। जी देखिए, मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन यही मैनेजमेंट और यही टीम को हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, महाराष्ट्र में पटकनी दी थी। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आदमी जीतता है तो उसकी सारी कमी छुप जाती है, और जब आदमी हारता है तो सारी चीजें बाहर आती हैं। लेकिन यही टीम, अमित जी मेरा एक प्रश्न ले लीजिएगा। अमित जी मैं माफी के साथ टोकना चाहूंगा, 2014 के बाद, हार के बाद ए.के. एंटनी जी की एक रिपोर्ट बनी थी, उन्होंने खुद 2019 में एडमिट किया था, और राहुल जी ने भी कहा था कि उस ए.के. एंटनी रिपोर्ट को कांग्रेस ने कभी मतलब उसका विश्लेषण ही नहीं किया। उसके लिए आज ये तकलीफ है। आपने भी कहा कि हमें आत्मचिंतन की जरूरत है, तो मेरा बोलने का मतलब है कांग्रेस को आत्मचिंतन क्या करना है, सबसे पहले इस पे आत्मचिंतन करें। जी 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 देखिए, निश्चित तौर पे आत्मचिंतन सारे चुनाव के बाद होते हैं, और ये निर्णय जो आया है इसके बाद भी हम चिंतन और मनन करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये देश की दशा और दिशा भी डिसाइड करने वाले चुनाव हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि आप जो एक तस्वीर धुंधली सी थी 2024 की, वो तस्वीर अब साफ होती भी नजर आ रही है, जिसको लेकर ट्रेलर कहा जा रहा है, सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अशोक बजाज जी के पास चलना चाहोगे? इससे पहले कुछ आप समअप करना चाह रहे थे? जी कुछ। गांधी जी मैं 10 सेकंड कहना चाहूंगा बस, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी मैं दूसरे चैनल में मुझे जुड़ना है, डिबेट फोन जी कहिए। देखिए मैंने जैसा कहा ना, 8:30 जुड़ना होगा साहब, मैं आपको समय के पहले नहीं, 8 बजे से 9 बजे तक है IND। ठीक है जी। देखिए जीत होती है, और मैंने जैसा कहा जब आदमी जीतता है तो सारी चीजें सबको हरी हरी लगती हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि 2004 की जब लोग कहते थे कि अब अटल बिहारी जी हैं, और अब अटल बिहारी जी के सामने तो सारे लोग दिखते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी का भी स्पीच शुरू हो गया है, मुझे वहां भी जाना है। अब मैं चलते चलते अशोक बजाज जी से समझ करूंगा, फिर उचित जी से एक लाइन कर लूंगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है आपका अशोक जी, समझ करेंगे? जी 3% घट गया, 39 से 42 हो गया। हाँ, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, और हमारे जो जीतने वाले उम्मीदवार बहुत अच्छे लोग जीत के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और बेहतर काम करेगी। जितने भी चुनाव है जी जितने भी आने वाले समय में चुनाव है, सब में भारतीय जनता पार्टी। नतीजों पर एक आपका फाइनल कमेंट्स अगर समझा जाए एक लाइन में इन नतीजों पे। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि देश जो है एक समृद्ध भारत और सशक्त भारत के लिए आज जनता की चाहत का ये परिचय। उचित जी राजीव जी बोलिए। मैं बोला कि एक समअप करते हुए एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा आपसे, एक सेंटेंस में अगर इन नतीजों को समझा जाए तो। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष को जिंदा रहना जरूरी है, विपक्ष को एक योद्धा के समान खड़े रहना जरूरी है। लेकिन अगर विपक्ष कहीं खड़े नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष या सामने,
तो ये हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का दुर्भाग्य है, क्योंकि लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा विपक्ष होना बहुत ही काफी अहम है। और लोकतंत्र के इस महापर्व के जो नतीजे आए हैं उस पर हमने चर्चा की। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उचित जी आपका, अशोक जी आपका, प्रकाश पुष्पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण विश्व खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक। कोरोना के इस समय में भी हमने देखा है कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह करने की लगातार कोशिश की। वैक्सीनेशन के हमारे प्रयासों की दुनिया प्रशंसा कर रही है, लेकिन इस पवित्र कार्य पर, मानवता के कार्य पर, सेवा के कार्य पर, भारत की वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्य की बात है, जब यूक्रेन में हजारों भारतीय विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे नागरिक फंसे हुए थे, तब भी देश का मनोबल तोड़ने की बातें हो रही थी। जो वहां फंसे थे उनके परिवारों की चिंता बढ़ाने का काम हो रहा था। ये लोग उन बच्चों में असुरक्षा की भावना बढ़ा रहे थे, यहां उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ऑपरेशन गंगा को भी प्रदेशवाद की बेड़ियों में बांधने की कोशिश की। हर योजना को, हर कार्य को क्षेत्रवाद, प्रदेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद का रंग देने का प्रयास भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथियों, इन चुनावों में मैंने लगातार विकास की बात की। गरीबों को घर, गरीबों को राशन, वैक्सीन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर विषय पर भाजपा का विजन लोगों के सामने रखा। इसके साथ ही जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, न ही मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। और मैंने लोगों को बताया कैसे परिवारवादी राजनीति ने उनके राज्य का कितना नुकसान किया है, राज्य को पीछे ले जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मतदाताओं ने इस बात को समझते हुए भी इस चुनाव में अपना वोट दिया है, लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया। साथियों, ये लगातार बहस बहुत जरूरी है। भारत जैसे लोकतंत्र में और देश को जिस ऊंचाई पर ले जाना है उसको ध्यान में रखते हुए जिन मुद्दों को मैं उठा रहा हूं उसको निरपेक्ष भाव से बहस होना जरूरी है। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे।
इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?